दुनिया जहां आज खुशियां मना रही है, वहीं जापान गम में डूबा हुआ है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। और हाल ही में मैंने आपको नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जो जंग होंगे समुद्र के अंदर होंगे, यानी कि जल में होंगे। लेकिन अगर हम उसे रिलेट करें तो जापान में 50 फीट ऊंची लहरों के साथ सुनामी आई हुई है। तो क्या नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से कुछ रिलेट कर रहा है ये घटनाक्रम? आज हम डिटेल में जानेंगे जापान में ही क्यों आती है बार बार सुनामी। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं आज की। आज है 1 जनवरी 2024। आज दोपहर 12:30 पर जापान में एक के बाद एक भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए। नास्ट्राडामस की मेरी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, इसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो आप 2 4 5 वीडियो के आसपास आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप उसमें देखेंगे सुनेंगे कि हमने उसमें बताया है कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में 2024 में भूकंप के झटकों की बात की गई थी और ये 100% यहाँ पे सही होते नज़र आ रही है। जापान में एक के बाद एक 21 झटके भूकंप के आए हैं। भूकंप का झटका इतना तेज था कि पूरे नॉर्थ जापान में इसको महसूस किया गया। अब सरकार ने सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया है। 16 फीट तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई जा रही है। कहीं कहीं पर 50 फीट लहरों की बात की जा रही है। मार्च 2011 में भूकंप के बाद आई एक ऐसी ही सुनामी में 16,000 लोगों की मौत हुई थी। आज हम बात करेंगे इस पे कि जापान ही क्यों ऐसा एक क्षेत्र विशेष है जहाँ पर लगातार सुनामियाँ आती रहती हैं। जापान में भूकंप आने के बाद से ही समुद्री सतह पर तेज हलचल शुरू हो जाती है। ताज़ा अपडेट की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरह हैं वहाँ के हालात। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के पास जापान के समय के अनुसार शाम 4:06 पर भारतीय समय अनुसार अगर हम बात करेंगे तो 12:30 बजे पहली बार 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि 6 का जब तीव्रता का भूकंप आता है तब वो विनाशकारी होता है, लेकिन 5.7 का भी भूकंप काफ़ी विनाशकारी माना जाता है। कुछ समय बाद जापानी समय के मुताबिक शाम 4:10 पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया और 7.4 तीव्रता का भूकंप मतलब 6.0 को पार कर चुका था। 4:18 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। फिर 4:23 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। 4:29 पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया और ये झटके अलग अलग जगहों पर महसूस किए गए। भूकंप के तुरंत बाद 1.2 मीटर यानी 4 फीट ऊंची लहरें इशिकावा प्रांत के वाजिमा बंदरगाह से टकराने की खबर निकले। नॉर्थ जापान के 36,000 से ज़्यादा घरों में बिजली सप्लाई काट दी गई। जापान सरकार सुनामी आने से पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के काम में लग गई है। नेशनल जियोग्राफी के मुताबिक समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। सुनामी किसे कहा जाता है, फिर से जानिएगा कि समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहा जाता है। अगर वही ज़मीन पर आता है, पृथ्वी पर आता है तो उसे भूकंप कहा जाता है और पानी के अंदर आता है तो उसे सुनामी के नाम से संबोधित किया जाता है। सुनामी जापानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु और नामी। सु का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें, यानी कि समुद्र तट की लहरें जो आकर तट पर टकराती हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं। समुद्र के अंदर कई टेक्टोनिक प्लेट होती हैं। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराकर उस प्लेट के ऊपर या नीचे जाती हैं तो समुद्र के पानी में हलचल होती है। इसी हलचल की वजह से समुद्र में विनाशकारी लहरें पैदा होती हैं। ये समुद्री लहरें तेजी से बढ़ते हुए तटों से जाकर टकराती हैं। कई बार ये लहरें समुद्र के बीच में 200 किलोमीटर तक लंबी और तट के किनारे 50 फीट तक ऊपर उठ सकती हैं। किसी भी सुनामी में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं। समुद्र तट के पास की अगर हम बात करेंगे तो लहरों की लंबाई होती है, स्पीड होता है और इसकी हाइट होती है जो ज़्यादा पानी के अंदर होती है या ज़्यादा पानी के बाहर होती है। इन सारी चीज़ों की बात होती है। पहले अगर हम बात करते हैं लहरों की लंबाई की, मान लीजिए बीच समुद्र में भूकंप के बाद उठने वाली लहरों की लंबाई 200 किलोमीटर होती है। यही लहरें जब तटों से टकराती हैं तो इनकी लंबाई 10 किलोमीटर रह जाती है। हाइट की बात करेंगे तो इसी समुद्र के बीच में लहरों की लंबाई अगर 200 किलोमीटर होती है तो इन लहरों के ऊपर उठने की हाइट 1 मीटर होती है। यही लहरें जब तटों तक पहुंचती हैं तो इनकी लंबाई घटती है लेकिन हाइट बढ़कर 30 मीटर तक हो जाती है। स्पीड की बात करेंगे तो समुद्र के बीच इन लहरों की स्पीड तेज होती है लेकिन तटों तक पहुंचने पर इनकी स्पीड कम हो जाती है। यानी कि सुनामी का असर बीच समुद्र में कम और तटों पर ज़्यादा
होता है और यही सारे कारण इसके लिए हो जाते हैं। जब भी भूकंप के बाद सुनामी आती है तो समुद्र के सतह से नीचे चलने वाली लहरें पहले तटों से टकराती हैं और जब समुद्र के नीचे की लहरें तटों की ओर बढ़ती हैं तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो किनारे से ऊपर के पानी को समुद्र की ओर खींचता है। इससे बंदरगाह के किनारे या समुद्र तल की ज़मीन पर नज़र आने लगती हैं। समुद्र के पानी का पीछे जाना यह संकेत है कि अब सुनामी आने वाली है। इसके कुछ मिनट या घंटे बाद सुनामी वाली लहर जोरदार ताकत के साथ और शोर के साथ किनारे से टकराती है। सुनामी विनाशकारी लहरों की एक सीरीज होती है जो एक के बाद एक आती है। इसे वेव ट्रेन कहा जाता है। जैसे जैसे एक के बाद एक लहरें बीच समुद्र के से किनारे की ओर पहुंचती हैं तो सुनामी की ताकत बढ़ती जाती है। सुनामी की त्रासदी झेलने वाले लोग बताते हैं कि एक छोटी लहर आकर चली गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सुनामी चली गई। वो दूसरी, तीसरी, चौथी लहर के रूप में विनाश लेकर आती है। इस कारण जैसे ही मौका मिले तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। जापान की अगर हम बात करेंगे तो जिस सवाल को लेकर हम आगे बढ़े थे, अब उसके जवाब की ओर चलने की कोशिश करते हैं कि जापान में ही सबसे ज़्यादा सुनामियाँ क्यों आती हैं। सुनामी क्या होता है, हमने आपको बताया कि समुद्र में जो भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। जापान भूकंप के लिहाज से सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ भूकंप आते रहते हैं लगातार क्योंकि ये दो टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। इसी कावा प्रांत जहां भूकंप आया है, महासागर के चारों ओर भूकंपीय फॉल्ट लाइनों की एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला रिंग ऑफ फायर के करीब स्थित है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। यह क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से 75% इसी क्षेत्र में होते हैं। बात करते हैं कि दुनिया को सुनामी की चेतावनियाँ कौन देता है, कैसे पता चलता है कि सुनामी की चेतावनी हमें प्राप्त होती है। तो बात करते हैं दुनिया भर में सुनामी को चेतावनी देने के लिए 46 देशों के संगठन ने पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया है, जिसे हम शॉर्ट में PTWC कहते हैं, पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर। अमेरिका की लीडरशिप में इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के हवाई राज्य के होनोलुलु में है। सुनामी का अनुमान लगाने के लिए दुनिया भर के समुद्री इलाकों में भूकंपीय उपकरण वाटर लेवल गेज लगाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंडोनेशिया में क्षेत्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र खोले जाने के बाद PTWC ने 2013 में हिंद महासागर के लिए काम करना बंद कर दिया है, लेकिन ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। 2007 में देश में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWC की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यह समूचे हिंद महासागर की निगरानी करता है। भारत यूनेस्को संबंधित और गरीब देशों को जानकारी साझा करता है। 26 दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तट पर 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिस वजह से समुद्र के पानी में हलचल मच गई थी। इस भूकंप के 7 घंटे बाद हिंद महासागर में सुनामी आई। बात कर रहे हैं भारत में सुनामी आने के बारे में। मीडिया रिपोर्ट से अगर हम बात करेंगे या मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बात करेंगे तो सुनामी इतनी तेज़ थी कि तट रेखा से टकराते समय लहरें 30 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच रही थी। ये हिंद महासागर में उठी इन सुनामी की लहरों ने भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड के साथ पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। यानी कि 26 दिसंबर 2004 में जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तट पर 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, उससे प्रभावित होने वालों में भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड के साथ पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्र थे और ये पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इस सुनामी का असर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ था। 2004 की इस आपदा से भारत के तमिलनाडु में 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और अंडमान निकोबार में 3.5 हज़ार, पुडुचेरी में 599,
केरल में 177 और आंध्र प्रदेश में 107 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि सुनामी से क्या भारत दहला है, तो बिल्कुल आप जान सकते हैं कि 2004 की सुनामी भारत के तमिलनाडु में आई थी और यहाँ पर लगभग 8,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और जापान इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जहाँ दुनिया नव वर्ष की मंगल कामनाएं शुभकामनाएं ले रही हैं, वहीं जापान अपने लोगों को बचाने में मशगूल है, लगा है कि उनके जीवन को कैसे बचाया जाए। और जब सुनामी आती है तो पूरे क्षेत्र विशेष को तबाह कर देती है, जैसे लगता है वहाँ पर कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ जलमग्न हो जाता है। मनुष्यों को तो बचाया जाता है, लेकिन बहुत सारे जीव जंतु, पक्षी, जंगल सब कुछ तबाह हो जाता है। तो चलिए, आपने उम्मीद है कि जान लिया होगा कि भूकंप सबसे ज़्यादा जापान में क्यों आता है, क्योंकि वहाँ की जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती रहती है। और हमने बताया कि सुनामी कहाँ आता है, सुनामी पानी के अंदर आता है जब वहाँ पे भूकंप होता है। और पृथ्वी पर अगर भूकंप आता है तो उसे भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, कंपन मतलब कंपन, पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी में जो कंपन होता है उसे भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो समुद्र जो है, समुद्र में भी तल है, वहाँ भी तल है, भले ही वहाँ की गहराई ज़्यादा हो, लेकिन वो भी पानी जो है किसी तल पर टिका हुआ है, वो भी कई प्लेटों से बनी हुई तल होती है। और जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप होता है और उससे सुनामी पैदा होती है। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।